हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सम्राट अशोक के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महानतम शासक था। उसकी महानता इसमें नहीं थी कि उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, अपितु तत्कालीन समय में शासकों की महानता के जो आदर्श थे उसके विपरीत अशोक ने वो एक चक्रवर्ती आदर्श स्थापित न करके उसने एक कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए जिसके कारण से अशोक की गिनती न केवल भारत में अपितु विश्व के महान शासकों में की जाने लगी, या विश्व के महान शासकों में अशोक की गिनती की जाती है। अशोक की गणना विश्व के महान शासकों में इसलिए की जाती है क्योंकि उसने युद्ध घोष की नीति, जो कि एक शासक का एक अनिवार्य गुण माना जाता था, उसका त्याग करके उसके स्थान पर धर्म घोष की नीति है वो अपनाई। इस महान शासक के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। जहाँ बौद्ध ग्रंथों में से ये जानकारी मिलती है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के पश्चात शासक बना। बिंदुसार के समय अशोक तक्षशिला और उज्जैनी के उपराजा के पद पर वो रह चुका था, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उसके पिता जो बिंदुसार है उसकी 16 रानियाँ थी और उनके 101 पुत्र थे, और उनमें से केवल 3 पुत्र जिसमें सुमन, अशोक और जो तिस्से है नामक जो 3 भाई थे, उसमें अशोक और तिस्से दोनों सगे भाई थे। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने जो 99 भाई हैं, जो उसके सौतेले भाई थे, उनकी हत्या करके वो शासक बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक के विषय में जो बौद्ध ग्रंथों में इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि अशोक जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले काफ़ी निर्दयी शासक था, उसकी निर्दयता, उसकी क्रूरता का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि अशोक का राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन उसका राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व अर्थात 400 वर्ष पश्चात हुआ। बौद्ध ग्रंथ इस 4 वर्ष के जो वेदान काल है उसको इस रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं कि अशोक को इस काल के अंदर अपने भाइयों से वो उत्तराधिकार का संघर्ष वो करना पड़ा, और अशोक वो अपने सभी 99 जो भाई हैं उनकी हत्या करके वो शासक बनता है, अर्थात 269 ईसा पूर्व के अंदर उसका राज्यारोहण होता है। अशोक के विषय में जानकारी का एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने अब चर्चा की कि भारतीय इतिहास में जो पत्थर पर स्तंभ लेख या पत्थर पर अभिलेख लिखाने की जो परंपरा है उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अशोक को जाता है। अर्थात यद्यपि हमें अशोक से मौर्य साम्राज्य से पूर्व हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मिलते हैं मोहरों पर, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन अशोक के ऐसे अभिलेख हैं जिनका सर्वप्रथम जिसकी जानकारी प्रदान करने का जो कार्य है वो टिपेंतलर ने 1750 में किया, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो कार्य है वो जेम्स प्रिंसेप ने किया, और जो कि 1837 के अंदर है जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को वो पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि के अंदर वो हमें मिलते हैं। भारत में ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्टी में, और अफ़गानिस्तान में आरमाइक लिपि में, बाकी ग्रीक लिपि में हमें मिलते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि अशोक के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के अभिलेख है, और ये अभिलेख लिखने की परंपरा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जो अखमानी साम्राज्य है उनका शासक जो ईरानी जो साम्राज्य है, जो ईरानी शासक डेरियस ने भारत पे आक्रमण किया था, तो उन्हीं से ही
वो अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो उसने सीखी और उसके पश्चात है उसने एक तरह से भारत में अभिलेख लिखाने की परंपरा है उसको प्रारंभ किया। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक ने अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों के अंदर है वो अनेक अभिलेख हैं वो स्थापित करवाए, जो उन क्षेत्र के अनुसार है वो अलग अलग भाषाओं के अंदर है, अलग अलग लिपियों के अंदर है वो देखने को मिलते हैं, जिससे कि स्थानीय लोग हैं वो उनको समझ सकें। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 5 भागों के अंदर है वो विभाजित करते हैं, जिसमें अशोक के जो अभिलेख हैं उनको जो 5 भागों में जो विभाजित करते हैं उसमें सबसे जो प्रमुख अभिलेख है उसको चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। चतुर्दश शिलालेख का तात्पर्य ये है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, ये जो चतुर्दश शिलालेख हैं ये एक तरह से हम कहें कि 8 जगहों पे मिलते हैं, और 8 जगहों के अंदर जो गिरनार है, सोपारा है, एरागुड्डी है, धुली है, जोगढ़ है, कलसी है, शाहबाजगढ़ी है, मानसिरा है और लगमान। तो 8 जगहों पर है ये अभिलेख मिलते हैं, और इन सभी 8 जगहों पर है वो 14 अभिलेख 14 चीज़ लिखी गई हैं, तो इसलिए इनको चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। तो देखिएगा, एक बात जैसे मैंने आपको नहीं बताई कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का है वो नाम है वो केवल मास्की, गुर्जरा, निटूर और उद्योगोलम में मिलता है, और इसके अलावा जो अन्य अभिलेख हैं उसमें अशोक का जो एक तरह से नाम नहीं मिलता है, अपितु अशोक की उपाधि मिलती है, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी मिलती है। कुछ अभिलेखों के अंदर देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, जबकि कुछ अभिलेखों में केवल देवानाम प्रिय मिलता है। लेकिन भामरू अभिलेख है जो राजस्थान में मिलता है, उसमें एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को है वो मगध का राजा है वो कहा है। तो देखिएगा, अशोक के जो कि पुराणों के अंदर है वो अशोक को है वो अशोक वर्धन है नाम से वो संबोधित है वो किया गया है। तो देखिएगा, अशोक के जो अभिलेखों के अंदर है वो अशोक ने है वो अपना नाम नहीं लिखवाया, केवल 4 अभिलेखों में उसका नाम मिलता है, और एक अभिलेख में मगध का राजा कहा गया है, बाकी अभिलेखों में वो अपनी उपाधि से ही है वो संबोधित है वो करता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो चतुर्दश शिलालेख है, जैसे कि मैंने कहा कि ये इस प्रत्येक शिलालेख के अंदर 14 बातें लिखी गई हैं, और ये 8 जगहों के अंदर हमें मिलती हैं। तो इसमें क्या है कि जो धुली, इसमें जो धुली और जोगढ़ जो शिलालेख हैं, जो 8 जगह जो लिखाए गए, जिसमें धुली और जोगढ़ के जो शिलालेख हैं उसमें अशोक ने है 11वां, 12वां और 13वां जो जिसमें जो बात कही गई थी उसको उन्होंने अलग करवा दिया, और उसके स्थान पर उन्होंने एक अलग अभिलेख लिखवाया जिसको पृथक कलिंग शिलालेख है वो कहा जाता है। तो ये बातें इसलिए एक तरह से जो अशोक ने प्रथम कलिंग शिलालेख है इसलिए एक तरह से खुदवाया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो धुली और जोगढ़ नामक स्थान है जहाँ पर जो चतुर्दश शिलालेख है वहाँ पर 2 पृथक शिलालेख हैं वो इसलिए खुलवाए क्योंकि वो अशोक है वो कलिंग युद्ध की जो बात है उसको कलिंग के लोगों को उसकी बात को ताज़ा नहीं करना चाह रहा था, वो याद नहीं दिलाना चाह रहा था कि यहाँ कलिंग युद्ध हुआ, क्योंकि कलिंग युद्ध के अंदर जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी नरसार हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोग हैं वो घायल हो गए थे, 1 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके कारण से है वो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो वहाँ के लोगों की याद ताज़ा नहीं हो, कलिंग का नरसंहार के विषय के अंदर वो न सोचें, इस कारण से अशोक ने है वहाँ धुली और जोगढ़ का जो चतुर्दश शिलालेख है वहाँ पर 2 अलग शिलालेख है वो उन्होंने लिखवाए, जिसको जैसा कि आप जानते हैं कि जिसको पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। तो धुली से प्राप्त जो शिलालेख हैं उसके समीप हाथी की 4 इंच की ऊंची मूर्ति भी बनी हुई है, और एरागुड्डी की शिलालेख है जो चतुर्दश शिलालेख है उसकी मुख्य शिलालेख उसके साथ साथ लघु शिलालेख है का संस्करण भी हमें मिलता है जो बुस्टोफेदन लिपि में मिलता है। तो चतुर्दश शिलालेख हैं वो उनकी विशेषता ये मानी कह सकते हैं कि ये अशोक के साम्राज्य की सीमाओं पर मिलते हैं, अभी तो सीमाओं पर मिलते हैं, ये देश के आंतरिक भागों में नहीं मिलते हैं। तो अशोक ने अपने राज्य की जो टेरिटरी है वहाँ पर चतुर्दश शिलालेख है वो खुदवाए। तो
तो चतुर्दश शिलालेख है उसमें जैसे कि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन जो 14 बात जो अशोक ने लिखवाई वो 14 चीज़ें क्या क्या थी। तो देखिएगा अशोक के जो 14 चीज़ें हैं उसमें जो 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 एक तरह से हम यदि हम बात करें तो अलग अलग यदि बात करें कि प्रथम जो जो अशोक का जो चतुर्थ शिलालेख का जो प्रथम लाइन है उसके अंतर्गत है वो अहिंसा पर वो बल देता है। और अशोक ये कहता है कि अहिंसा है वो मतलब पशु हत्या वो नहीं करनी चाहिए, अहिंसा पर वो एक प्रकार से है वो अहिंसा की बात है वो प्रथम शिलालेख के अंदर है वो अशोक है वो करता है। इसके अलावा जो द्वितीय है उसके अंदर वो चिकित्सा की बात करता है कि न केवल मनुष्य की चिकित्सा अपितु है वो पशु चिकित्सा की बात करता है। और जो तीसरा जो शिलालेख है चतुर्थ शिलालेख है उसमें अशोक है वो राजयुक्त और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनको ये आदेश देता है कि प्रत्येक 5 वर्ष है वो अपने साम्राज्य का भ्रमण करेंगे। जबकि चौथे जो चतुर्थ शिलालेख है उसमें भेरी घोष के स्थान पर है अर्थात युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष के बारे में बात करता है। और 5वें जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। छठे शिलालेख में जन कल्याण की बात करता है कि जो ये राजयुक्त अधिकारी हैं या प्रादेशिक नामक अधिकारी हैं वो अधिकारी जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। जबकि 7वें शिलालेख है वो अशोक का जो चतुर्थ शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है और इसमें एक तरह से है वो प्रत्येक धर्म के मध्य आपस में जो धार्मिक सामंजस्य उसकी बात करता है। और जो 8वां है उसमें धर्म यात्रा की बात करता है कि एक तरह से जो अशोक है वो 10वें वर्ष है वो गया की यात्रा करता है, 20वें वर्ष है वो लुम्बिनी की यात्रा करता है। और इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक है वो अपने जो 8वें शिलालेख है उसमें जैसे कलिंग युद्ध के पश्चात वो धर्म यात्रा करना है वो प्रारंभ वो कर देता है। और 9वें शिलालेख के अंदर वो धम्म मंगल और धम्मदान की है वो बात करता है। और जो 10वां शिलालेख है उसमें धम्म के महत्व की प्रतिपादन करता है। और 11वां के अंदर है वो ये उल्लेख करता है कि मेरे जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को है वो नहीं सताएं। और स्त्री महामात्रों की बात करता है 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात करता है। और जो 14वां शिलालेख है उसमें 14वें शिलालेख के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि उस शिलालेख के अंदर है अशोक है वो जो विभिन्न शिलालेख के अंदर जो बातें कही गई हैं उसको दोहराता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने जो चतुर्दश शिलालेख है वो एक तो राज्य की सीमाओं में मिलते हैं और उसमें अशोक जो लोगों के नैतिक उत्थान के लिए है वो क्या करना चाहिए उन सब बातों का उल्लेख है वो इन चतुर्दश शिलालेख के अंदर है वो करता है। जहाँ तक लघु शिलालेख की हम बात करें तो लघु शिलालेख है वो अशोक के जो कि दो लघु शिलालेख मिलते हैं जिसमें जो रूपनाथ है, गुजरा है, जो बुधनी है, सहसाराम है, अरोरा, भामरू, बराट है, मास्की, रागुडी, राजमुंडलगिरी है, गोवी मठ है, पालकी गुड्डी है, सिद्धपुर है, जटिन रमेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, उद्योगोलम है, निटूर है आदि स्थानों के अंदर है वो एक तरह से है वो लघु शिलालेख है वो हमें मिलते हैं। तो इन जो लघु शिलालेख है इन पर 1 या 2 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और आंशिक भेदों को छोड़कर के विषय वस्तु प्राय एक ही हैं। लेकिन भामरू अभिलेख में जो कि अब कलकत्ता म्यूजियम के अंदर सुरक्षित है वो विषय वस्तु की दृष्टि से वो अलग माना जाता है। तो इस तरह से लघु शिलालेख है वो अशोक के मिलते हैं। लघु शिलालेख के पश्चात यदि स्तंभ लेख की हम बात करें तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसमें जो स्तंभ लेख हैं उसमें एक तरह से 7 स्तंभ लेख है वो मिलते हैं जिसमें दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, लोरिया राज है, लोरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है और प्रयाग है जो है ये हमें एक तरह से 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। दिल्ली टोपरा जैसे आप जानते हैं हरियाणा के अंदर है और जो दिल्ली मेरठ है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, लोरिया राज है, लोरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है ये बिहार के अंदर है वो रामपुरवा बिहार के अंदर है वो मिलते हैं। जबकि लोरिया राज नंदनगढ़ यूपी के अंदर है। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है जिसके बारे में आप जानते हैं दिल्ली मेरठ है जिसमें फिरोज तुगलक है वो दिल्ली है वो टोपरा और मेरठ से लेके आता है और नंदनगढ़ के अंदर मोर का अंकन मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि ये 7 स्तंभ लेख है वो अशोक के वो मिलते हैं और इन पर जो 7 लेख उत्कीर्ण है लेकिन 7 लेखों पर केवल दिल्ली टोपरा
पर ही उत्कीर्ण है और अन्य पर केवल है 6 ही उत्कीर्ण हमें मिलते हैं। 7 लेख हमें केवल दिल्ली टोपरा में मिलते हैं। तो दिल्ली टोपरा जैसे कि आप जानते हैं कि फिरोज़ तुगलक है वो यहाँ से एक तरह से दिल्ली है उसको स्थानांतरित कर देता है। और इस दिल्ली टोपरा के अंदर जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो विग्रहराज चौहान है, जो चौहान वंश का शासक था, बिसलदेव चौहान या विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ है, उसका लेख भी इस पर मिलता है। तो दिल्ली मेरठ है, इसको भी जैसे फिरोज़ तुगलक है वो दिल्ली से जो मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करता है। और लोरिया नंदनगढ़ है, इसमें जो स्तंभ लेख है उसमें औरंगजेब का लेख हमें मिलता है। और प्रयाग कौशाम्बी का जो 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 मैंने आपको बताया, तो वो पहले कौशाम्बी में था लेकिन अकबर के समय के अंदर है वो एक तरह से इसको प्रयाग के अंदर स्थानांतरित कर देता है। और एक तरह से इसमें अशोक की रानी जो कारुवक्की है, अभिलेखों में अशोक की जो प्रिय रानी जो दानशीलता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तो उसका उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें अशोक ये चेतावनी भी देता बौद्ध भिक्षुओं को यदि कि वो संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त है, उसकी जो प्रशस्ति है वो भी उत्कीर्ण में मिलती है। तो इस तरह से ये स्तंभ लेख हैं वो 7 स्तंभ लेख हमें मिलते हैं। फिर हमें लघु स्तंभ लेख की हम बात करें तो लघु स्तंभ लेख है, इसमें सांची है, सारनाथ है, प्रयाग है, रुमनदेही है, निगलवा सागर है और रानी का स्तंभ लेख है। इसको हम लघु स्तंभ लेख के रूप में जानते हैं। तो लघु स्तंभ लेख है वो एक तो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अंदर प्राप्त होते हैं। और जैसे मैंने बताया लिमुनी और निगलवा सागर के अंदर भी मिलते हैं, और जो नेपाल की तराई के अंदर है। और जिसमें जो लुम्बिनी तो आप जानते ही हैं, जिसके अंदर जैसा आप जानते हैं कि इसमें अशोक है वो बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण से है वो वहाँ के लोगों का जो धार्मिक कर माफ़ कर देता है और भूराजस्व कर है वो कम कर देता है। तो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुमनदेही अभिलेख माना जाता है। तो इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जैसे हम बात कर सकते हैं कि अशोक के जो गुहा लेख हैं वो भी प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि अशोक ने जो बिहार के अंदर जो गया के पास जो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें 3 जो गुफाएं हैं वो एक तरह से है अशोक ने है वो एक तरह से आजिक जो संप्रदाय के लोग हैं उनको दान के अंदर दी। तो इससे ये प्रतीत होता है, इन गुहा लेखों से ये जानकारी मिलती है कि अशोक है वो धार्मिक शिक्षुण था, क्योंकि अशोक का जो पिता था जो बिंदुसार था वो एक तरह से जैसा आप जानते हैं कि आजीव संप्रदाय को मानने वाला था। तो आजीव संप्रदायों के लोगों के लिए है वो अशोक है वो एक तरह से है वो क्या कहना चाहिए, ये गुफाएं हैं वो दान देता है, जिसमें जो गुफाएं हैं उस गुफाओं के अंदर है ये जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को है वो एक तरह से अशोक है वो उनको दान देता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अशोक के ये 5 प्रकार के जो अभिलेख है वो मिलते हैं। इसमें जो भामरू अभिलेख है वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जैसा आप जानते हैं कि इसका संबंध राजस्थान से है। और ये एक तरह से जो बराट नामक जो पहाड़ी है वहाँ पे हमें मिलता है। और इस अभिलेख अब वर्तमान के अंदर ये जो कलकत्ता संग्रहालय के अंदर है, लेकिन इस अभिलेख के अंदर अशोक है वो एक तरह से न केवल बुद्ध धर्म और संघ के प्रति है वो एक तरह से वो क्या कहना चाहिए आदर्श प्रकट करता है, एक तरह से आस्था प्रकट करता है, अपितु बौद्ध भिक्षुओं के लिए पढ़ने के लिए है। वो एक प्रकार से है वो कुछ ग्रंथों के नाम भी बताता है कि विलय विश्वकुमस है, अलगत बयानी, अलगत बयानी, अनागत बयानी, मुनिगुत मुनिगाथा लागोला वसी। तो इस तरह से बहुत से ग्रंथ है उनको पढ़ने की बात है वो करता है। और जैसे गुहा लेख की हम बात करें तो उस गुहा लेख के अंदर है जो अशोक जिन्होंने आजीव संप्रदाय के लोगों को जो गुफाएं दान दी, उसके अंदर है सुदामा गुफा है, लोमस ऋषि गुफा है, विश्व झोंपड़ी है, कर्ण चौपड़ है, ये गुफा है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्या कहना चाहिए ये जो गुफाएं हैं वो स्थापत्य कला की दृष्टि से भी है वो एक तरह से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। विभिन्न अभिलेखों की हम बात की, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी
हमें ध्यान रखना चाहिए कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, इन स्तंभ लेखों के अंदर भी अलग अलग बातें हैं। जैसे स्तंभ लेख नंबर 1 की बात करें तो अशोक के प्रयासों से है जन सामान्य के विभिन्न जो अधिकारियों के में धर्म पालन संबंधी जो प्रेरणा, उसका उल्लेख स्तंभ लेख नंबर 1 में मिलता है। धर्म संबंधी जो परिभाषा है, कीचु धम्मे धम्बे साधु कीचु तमे अपासिनो बहु कथा ने दाने सच्चे सोचिए, जो धर्म की परिभाषा है वो स्तंभ लेख नंबर 2 में मिलती है। और स्तंभ लेख नंबर 3 के अंदर उन दुर्गुणों का उल्लेख किया गया है जो धर्म के मार्ग में बाधक हैं, जैसे निष्ठुरता, क्रोध, माने, इसका मिलता है। और स्तंभ लेख नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें राजुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। और स्तंभ लेख 5 में है वो 26 वर्ष बाद विभिन्न जीवों के वध पर जो रोक लगाई गई उसका वर्णन मिलता है। और 7वें में है एक तरह से जो धर्मावतरों के बारे के अंदर है वो उल्लेख मिलता है, 6ठे के अंदर है। तो इस तरह से, और जिसमें अशोक जो है वो एक तरह से जो जनहित के कार्यों के विषय के अंदर भी अशोक के जो 7वें स्तंभ लेख के अंदर वर्णन मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक के जो रुमंदेय अभिलेख है उसमें जो अशोक के जो अपने शासनकाल के 20 वर्ष बाद अशोक के द्वारा यहाँ रुमंदेय के अंदर जो आना और वहाँ पर बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण से यहाँ के लोगों की धार्मिक कर वो माफ़ कर देना और भूमिकर है वो 1/6 से 1/8 कर देने का उल्लेख हमें मिलता है। और निगलवा सागर जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक के अभिषेक के जो 14 वर्ष पश्चात है वो कनक मुनि की बुद्ध की स्तूप की दूसरी बार है वो ये यात्रा करता है। और अभिषेक के 20 वर्ष बाद स्थल पर आकर के है वो पूजा अर्चना करता है और वो इस स्तूप का है उसकी वृद्धि भी करता है। तो इस तरह से क्या है कि सारनाथ स्तंभ लेख है, पाटलिपुत्र सारनाथ स्तंभ लेख के अंदर पाटलिपुत्र संघ के अंदर जो फूट डालने वाले जो भिक्षु उसको चेतावनी वो देता है। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अशोक के विषय में जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं के रूप में जाने जाते हैं, जिसके द्वारा अशोक के विषय में वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।